हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आज एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, एक तो हर पीसीएस एग्ज़ाम, यूपीएससी, आरपीएससी, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक है वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसको हम डेली लाइफ में भी इसको न्यूज़पेपर या करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ये टॉपिक हमारे सामने आता रहता है और इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछती है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, एक तरह से ये कंसेप्ट ही है, तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, क्या कंसेप्ट है इसमें और क्या सरकार कैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करती है, क्या एमएसपी क्या है, शॉर्ट में हम इसको एमएसपी कहते हैं, क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी क्यों चर्चा में, वैसे यूनियन कैबिनेट ने 160 रुपये की हाइक वीट की एमएसपी पे की है। ठीक है, तो अब कितनी हो गई, 2585 रुपये पर क्विंटल। 100 किलो का भाव है 2585 रुपये। ठीक है, 6.6% इंक्रीज़ किया है लास्ट ईयर में। 2025-26 के लिए जो एमएसपी है वो ये रहेगी। अब एमएसपी क्या है, एमएसपी क्या, गारंटीड प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप फ्रॉम फार्मर रिगार्डलेस ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन। किसान है, किसान ने जैसे गेहूँ उगाया, ठीक है, खूब सारे किसानों ने गेहूँ उगाया, अब इनकी फसल हो गई, तो किसानों को मोटिवेट करने के लिए, किसानों को इंसेंटिवाइज करने के लिए सरकार ने प्राइस घोषित कर दी कि भाई हम 2585 रुपये, आपको 2585 से ज़्यादा मिलते हैं, मान लो 3000 क्विंटल मिलते हैं, 4000 क्विंटल मिलते हैं, 5000 क्विंटल मिलते हैं, आप बेचिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे कम अगर भाव मिलते हैं तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे पास आइए, या कोई भी नहीं लेता तो हम लेंगे। तो सरकार ने क्या बना रखा है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना रखा है। ठीक है, एफसीआई इनको खरीदता है, स्टोर करता है, और ये क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, जो राशन की शॉप्स होती है, राशन शॉप्स जो होती है, या जहाँ पे बीपीएल लोगों को हम मुफ्त में या 2 रुपये 3 रुपये किलो गेहूँ देते हैं, वहाँ पे एफसीआई ये सप्लाई करता है। ठीक है ना, तो जो सरकार या एमएसपी पे गेहूँ खरीदती है उसको सरकार इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे गेहूँ हो, चावल हो। कई सारे रबी और खरीफ दो तरह की फसलें होती हैं, अलग अलग फसलों के लिए सरकार अलग अलग एमएसपी डिक्लेयर करती रहती है। ठीक है ना, तो अनाउंस बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये याद रखिए, एमएसपी कौन अनाउंस करता है। ऑप्शन आ जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, आरबीआई या सीसीईए। तो क्या ऑप्शन है अपना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। रिकमेंड कौन करता है, कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी। सीएसीपी इसको रिकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी को। ठीक है, कैबिनेट कमेटी को सीएसीपी, सीएसीपी क्या एडवाइजरी बॉडी है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये हमको ध्यान रखना है, कौन अनाउंस करता है, सीसीआई, रिकमेंड कौन करता है, सीएसीपी। और क्या एम है सरकार का, टू एंश्योर रिम्यूनरेटिव रिटर्न्स, प्राइस स्टेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी कैसे, राशन शॉप्स, और अगर सरकार मान लो प्राइस डिसाइड नहीं करेगी तो जो फार्मर्स हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा कोई भी फसल उगाने के लिए, है ना। तो एग्रीकल्चर को मोटिवेट करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए एमएसपी डिक्लेयर की जाती है, फूड सिक्योरिटी के लिए और प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, ताकि मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो इस रेंज के आसपास रहे, या तो इससे ऊपर या इससे नीचे। आप जनरली घर में देखेंगे गेहूँ हमारे 2700, 2800, 2600 इसके आसपास हम खरीदते हैं। तो एक ये बेंचमार्क सेट कर दिया सरकार ने। अब ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, सिर्फ शुगर कैन के लिए। शुगर कैन जो है, शुगर कैन की जो प्राइस है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के अंडर में डिसाइड होती है, और इसी प्राइस पे जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, वो भी
शुगर खरीदती है, तो वहाँ पे ये जो सरकार ने प्राइस डिसाइड की है वो बाइंडिंग है, बाकी फसल के लिए बाइंडिंग नहीं है। तो आप आज अभी जो क्रॉप कितनी क्रॉप करते हैं, 23 क्रॉप कवर करते हैं, 22 में तो एमएसपी और शुगर केन के लिए हम एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। शुगर केन की जो प्राइस है वो अलग आती है और इसके लिए एमएसपी डिक्लेयर होती है। तो इन क्रॉप्स के अंदर सीरियल्स इंक्लूडेड है, पल्सेस, ऑयल सीड, कमर्शियल क्रॉप जैसे कॉटन वॉटन जो हो गया वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब एमएसपी कैलकुलेशन मेथड ये है, इस पे काफ़ी डिबेट होती रहती है। तो एमएसपी कैलकुलेशन कैसे होती है वो हम देखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी क्या है, दोनों हम बात करेंगे। A2 कॉस्ट, A2 प्लस FL कॉस्ट और C2 कॉस्ट। तो A2 कॉस्ट क्या है, सबसे पहले A2 कॉस्ट के बारे में देखते हैं। ऑल पेड आउट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द फार्मर कैश एंड काइंड ऑन इनपुट्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हायर्ड लेबर एंड फ्यूल। इसके अंदर वो सारे एक्सपेंसेस आएंगे A2 कॉस्ट के अंदर जो फार्मर ने पेमेंट की है, फार्मर ने पेमेंट की है कब, ठीक है, इनपुट पे मतलब जब उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट की तो उसने मान लो खेत साफ़ करवाया तो ट्रैक्टर चलाया तो उसमें फ्यूल लगा, वो कॉस्ट। फिर मान लो लेबर लगी तो लेबर की कॉस्ट, फिर बीज लेके आया, फर्टिलाइज़र लेके आया, पेस्टिसाइड लेके आया, कोई मान लो उसने ट्रैक्टर हायर किया उसका पैसा, तो वो सारी हो गई उसकी इनपुट कॉस्ट। तो जो भी इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट के अंदर आ गई क्या, A2 हो गई एक तरह से इनपुट कॉस्ट। फिर अब इसमें आप देखिए, इसके अंदर A2 कॉस्ट के अंदर मान लो उसने खुद ने जो मेहनत करी, अगर वो खुद कहीं जॉब करता है 1 महीना तो उसको 30,000 रुपये मान लो सैलरी मिलती, लेकिन उसने अपने खेत पे काम किया, उसके लिए उसकी कोई सैलरी थोड़ी मिली, सैलरी नहीं मिली ना। तो ये जो सैलरी है वो अनपेड है, उसमें उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसकी फैमिली के जिस भी मेंबर ने वहाँ पे काम किया उनको कोई जो पेमेंट नहीं मिला। तो A2 के अंदर FL कॉस्ट भी आ गई, फैमिली लेबर कॉस्ट, ठीक है, फैमिली लेबर कॉस्ट आ गई। फिर C2 कॉस्ट क्या है, A2 कॉस्ट प्लस FL कॉस्ट प्लस इम्पुटेड रेंट ऑन ओन्ड लैंड प्लस इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन ओन्ड फिक्स कैपिटल एसेट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। अब देखिए ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखिए। A2 कॉस्ट हमने देख लिया, ये हमारा क्लियर है। FL कॉस्ट देख लिया हमने, ये भी क्लियर है। अब C2 कॉस्ट के अंदर क्या हुआ, मान लीजिए जो लैंड है जिस पे खेती कर रहा हूँ, ठीक है, अब वो लैंड मान लो मेरा नहीं है, तो मैंने वो लैंड जो है रेंट पे ले रखा है, उस लैंड का किराया मान लो मैं देता हूँ 1,00,000 रुपये। अब वो 1,00,000 रुपये क्या इसमें कवर हुआ A2 के अंदर, ये तो इनपुट था तो कवर तो नहीं हुआ, FL कॉस्ट के अंदर भी कवर नहीं हुआ। अब ये चलो ये तो मैंने पेमेंट किया, अब ये लैंड मान लो मेरा है, तो मैंने कभी इस लैंड को ख़रीदा होगा मान लो 30,00,000 रुपये में, ठीक है, फॉर एग्जांपल 30,00,000 रुपये, जीरो देखना मत आप, मैंने ऐसे ही लगाए, गिन के नहीं लगाए। 30,00,000 रुपये में मैंने लैंड ख़रीदा, तो 30,00,000 रुपये जो मैंने लैंड ख़रीदा, अगर मैं इस लैंड को किसी को किराए पे देता तो मेरे पास पैसे आते, किराया आता, ये 1,00,000 रुपये मुझे मिलता, ये मुझे मिल नहीं रहा। तो इसकी कहीं यहाँ पे कैलकुलेशन हुई क्या A2 के अंदर या FL के अंदर, नहीं हुई। अच्छा, ये 30,00,000 रुपये अगर मैं बैंक के अंदर रखता और 8% मुझे इंटरेस्ट मिलता है FD का, तो हर साल मुझे 8 या 24 2.5 लाख के करीब रुपए मिलते। क्या ये मुझे अभी मिल रहे हैं, ये कहीं A2 या FL में कहीं काउंट हुए क्या, नहीं हुए। तो एक तो जो रेंट मुझे मिलना था 1,00,000 रुपये, वो
और इंटरेस्ट जो मैंने छोड़ा, जो मैंने ये 30 लाख रुपए लगाए, वो भी इसमें कहीं काउंट नहीं हुए। वो भी तो मुझे इस एग्रीकल्चर की कॉस्ट जो रिटर्न होगा एग्रीकल्चर का, उसमें से निकालना है। ये 1 लाख रुपए प्लस 2.5 लाख रुपए, ये भी तो मुझे कहीं ना कहीं से निकालना है। ये भी तो मुझे रिटर्न इसके अंदर से निकालना है। तो A2 कॉस्ट प्लस FL कॉस्ट के अंदर जो मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट और ये जो मेरी कैपिटल कॉस्ट है, ये भी इंक्लूड होनी चाहिए। इसीलिए जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है वो ये कॉस्ट होती है। अगर मुझे इतना पैसा मिले एग्रीकल्चर से तभी मैं फ़ायदे में हूँ। लेकिन सरकार क्या करती है, MSP शुड बी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स A2 प्लस FL कॉस्ट, इसका 1.5 गुना कर देती है। जहाँ पे मेरी ये फिक्स एसेट जो मैंने इन्वेस्ट किया इसका रिटर्न प्लस जो मुझे लैंड का रेंट मिलना था वो बिल्कुल भी इसमें नहीं आया। तो जो फार्मर ग्रुप्स जो प्रोटेस्ट करते रहते हैं वो क्या मांगते हैं कि भाई हमें ये दो, हमारा जो पैसा है वो तो इस एग्रीकल्चर से निकल ही नहीं रहा है, हमें कोई रिटर्न तो मिल ही नहीं रहा है। हम जितना लगाते हैं उसका कुछ परसेंट हमको मिलता है। तो ये MSP कैलकुलेशन के जो ड्रॉबैक्स हैं कुछ सरकार के द्वारा, वो ड्रॉबैक्स हैं इसके अंदर, है ना। MS स्वामीनाथन जो थे, जो ग्रीन रिवोल्यूशन भी लेके आए थे इंडिया के अंदर, रिकमेंड्स MSP शुड बी एटलीस्ट C2 प्लस 50% टू एंश्योर ए 50% प्रॉफिट मार्जिन ओवर टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट। C2 प्लस C2 का 50% जो है वो MS स्वामीनाथन रिकमेंड करते हैं कि भाई एज ए MSP मिलना ही चाहिए। ठीक है। अब CACP का डाटा क्या कह रहा है, A2 प्लस FL 1239 रुपये पर क्विंटल होता है। ठीक है। और हम MSP दे रहे हैं इसका 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स दे रहे हैं। तो 1.5 टाइम्स लगभग 2585 के करीब बैठता है, मतलब हम 109% हायर दे रहे हैं। वैसे तो 150% हायर होना चाहिए, 150% हायर नहीं दे रहे हैं, ये 1.09 टाइम्स ही दे रहे हैं, है ना। ठीक है। अब देखिए इसके चैलेंजेस क्या है MSP के, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस की बात करते हैं। तो सरकार के ऊपर फिस्कल बर्डन बढ़ रहा है। सिर्फ सरकार के ऊपर फिस्कल बर्डन क्यों बढ़ रहा है, प्रोक्योरिंग क्रॉप्स एट MSP एक्सपेंसिव एंड कैन स्ट्रेन गवर्नमेंट फाइनेंसेस इम्पैक्टिंग अदर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों को सिक्योरिटी देने के लिए, गवर्नमेंट टू गिव सिक्योरिटी टू फार्मर्स, गवर्नमेंट को नहीं ज़रूरत होते हुए भी गवर्नमेंट क्या करती है, फूड ग्रेन्स खरीदती है। फिर वो प्रॉपर स्टोरेज नहीं होने के चक्कर में पड़े रहते हैं, सड़ते हैं, ख़राब होते हैं और गवर्नमेंट को नुकसान होता है। और अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है, गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल बर्डन आता है। और यही पैसा गवर्नमेंट अगर उनको मान लो ज़रूरतमंद फैमिलीज़ को कैश में दे तो उनके काम आए या अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम में खर्च करें। तो एक तो ये चैलेंजेस है। फिर मार्केट डिस्टॉर्शन, MSP कैन लीड टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ गारंटीड क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट एंड नेग्लेक्ट ऑफ अदर। अब देखिए पंजाब, यूपी, इन जगहों की बात करें, देखिए पंजाब में क्या हुआ कि वीट और राइस की जो MSP है वो काफ़ी ज़्यादा होती है अदर क्रॉप्स के कंपैरिजन में। पंजाब ने क्या किया, इसके चक्कर में वीट उगाना चालू किया। नहीं होते हुए भी एक्सेसिव फर्टिलाइज़र का यूज़ करके उन्होंने वीट उगाना चालू कर दिया। इससे एक तो क्या हुआ कि एनवायरनमेंट इम्बैलेंस हो गया, सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई। ठीक है। और सिर्फ वीट जो है वही उगाने से क्या हुआ, दूसरी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है जैसे दालें हैं या ऑयल सीड्स हैं, मूंगफली, इनका प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो एक तरह से मार्केट में जो है वो बैलेंस नहीं रहा। सिर्फ
कैश कमाने के चक्कर में किसानों ने खुद तो खाना नहीं है, फर्टिलाइज़र यूज़ करो खूब और ओवर प्रोडक्शन करो, तो ओवर प्रोडक्शन होने लग गया। फिर हमको इसका क्या करना पड़ा, ओवर प्रोडक्शन हो गया तो बस इंपोर्ट करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार खरीद के, ओवर प्रोडक्शन सरकार खरीद भी रही है, ख़राब भी कर रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकला, है ना। डिस्टॉर्टिंग मार्केट सिग्नल्स एंड कॉजिंग रिसोर्स मिस एलोकेशन, तो फालतू जो रिसोर्सेज है उनका, रिसोर्सेज का मिस यूज़ हो रहा है। फिर वीट गेट्स द हाईएस्ट एमएसपी प्रीमियम अमंग रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप के अंदर वीट को सबसे ज़्यादा एमएसपी मिलती है, इसीलिए आप देख लीजिए पंजाब की जो मैंने केस बताया वो, वीट की 109% है, मस्टर्ड की 93% ही है, मसूर 89%, चना बारले 58 से 59%। तो ये क्यों उगाएंगे लोग इसी को उगाएंगे ना, ठीक है। अब एमएसपी क्या करती है, फेवर राइस वीट मोनोकल्चर इन पंजाब हरियाणा यूपी। देखिए पंजाब हरियाणा यूपी का मैंने केस बताया आपको, ये लोग क्या करते हैं, राइस और वीट ही उगाते हैं, क्योंकि इसकी एमएसपी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगेंस्ट नेचर उगाते हैं ये लोग। अगर किसी सॉइल में नहीं हो रही है, वहाँ पानी की भी मान लो, जैसे राइस है, राइस के लिए खूब पानी चाहिए, खूब पानी वेस्ट हो रहा है, पानी की जो नहीं है मतलब अवेलेबिलिटी, तो अभी लोग उसको उगा रहे हैं। एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ से आप देखिए पंजाब जो है वहाँ पे कैंसर के केसेस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई। एक मैं आपको केस बताता हूँ, मुंबई या महाराष्ट्र या कहीं का केस है। वहाँ पे क्या हुआ, छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबके क्या हुआ, बाल उड़ गए। रिसेंट का अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो 4-5 महीने 6 महीने पुरानी बात है, बाल उड़ गए अचानक से, है ना, जाने लग गए बाल सबके, 2 के गए, 4 के गए, 5 के गए, लगभग आसपास 4 से 6 गाँव के जो बाल थे वो, उन लोगों के बाल चले गए। फिर दिल्ली से हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री से, एम्स से वहाँ पे टीम गई। उन्होंने जो रूटीन के जो चीज़ें, जैसे दूध हो गया या जैसे आप गेहूँ खाते हो, है ना, और जो भी आप सब्जियां खाते हो, वहाँ पे जो लोकल सब्जियां हैं, सब्जियां आती है वो कहाँ से आती है, उन सब के सैंपल लिए उन्होंने क्या देखा कि जो गेहूँ था उसके अंदर सेलेनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। सेलेनियम क्या होता है आप गूगल कर लीजिएगा। इस सेलेनियम के कारण इन लोगों के बाल जा रहे थे। सरकार ने पता लगाया कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो गेहूँ का सोर्स पता किया गया, तो पता चला कि ये लोग सब राशन की दुकान से गेहूँ खाते थे, राशन की दुकान से गेहूँ खाते थे। अच्छा, इस राशन की दुकान पे गेहूँ कहाँ से आ रहा था, पंजाब से। ये देखिए, इन लोगों को सिर्फ सरकार को बेचना है, तो इन लोगों ने एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ करना चालू कर दिया। एक्सेसिव फर्टिलाइज़र में सेलेनियम जो था वो गेहूँ के अंदर मिला। राशन की दुकानों पे पता चला, ये 7-8 गाँवों में सब जगह पे जो राशन का लॉट आया उसको चेक किया गया, लॉट को चेक किया तो पता चला इसका ओरिजिन जो था वो पंजाब में था। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अब हो रही है। देखिए एनवायरनमेंट के साथ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट चैलेंजेस, मोनोकल्चर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, द फोकस ऑन एमएसपी बैक्ड क्रॉप एनकरेज मोनोकल्चर मतलब एक ही तरह की फसल उगाते हैं। लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन, रेत खराब होती है, सॉइल जो होती है वहाँ की ख़राब होती है। एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, अब राइस ही राइस उगाओगे आप तो जब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे, ग्राउंड से ही एक्सट्रैक्ट करोगे ना, तो ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट होगा, पर्टिकुलर इन वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक पैडी के अंदर भी आप ऐसा ही कर रहे हो। लिमिटेड क्रॉप कवरेज, एमएसपी इज नॉट अनाउंस फॉर मेनी एसेंशियल कमोडिटी लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, लिविंग फार्मिंग, दिस सेक्टर वल्नरेबल टू मार्केट वोलेटिलिटी। अब चलो गेहूँ वीट उगाने वालों के लिए तो ठीक है, तो सॉइल डिग्रेड हो रही है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, पर्टिकुलर वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ठीक है, लिमिटेड क्रॉप कवरेज। अब एमएसपी जिनमें अच्छी है उनको तो फार्मर्स कर रहे हैं कवर, और जो वेजिटेबल फ्रूट्स ये उगाने वाले फार्मर्स ये वल्नरेबल है। मान लो इनकी फसल ख़राब हो गई या
इनकी फसल नहीं बिकी तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनके लिए कोई एमएसपी नहीं है। तो एमएसपी सरकार को इन सेक्टर में भी अनाउंस करनी चाहिए, ताकि जो किसान है वो एक वीट प्राइस की तरफ ही ना भागे और दूसरे सेक्टर में भी ग्रो करें। इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टमेटिक चैलेंजेस। इम्प्लीमेंटेशन और सिस्टमेटिक चैलेंज क्या है? एक तो लिमिटेड रीच है, बेनिफिट ऑफन डू नॉट रीच स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ड्यू टू पुअर अवेयरनेस एंड लैक ऑफ एक्सेस टू प्रोक्योरमेंट सेंटर। अब देखिए आजकल तो सरकार ने काफ़ी सुविधाएं कर दी प्रोक्योरमेंट। अब मान लो यहाँ ये विलेज में आपने फसल है आपकी, ठीक है, अब ये आपके प्रोक्योरमेंट सेंटर 100 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ तक किसान अपनी फसल ले ही नहीं जा पाएगा। तो जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास खुद के ट्रैक्टर वैक्टर सब है, खूब सारी फसल उगती है, वो तो क्या करेंगे, इजीली यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। अब थोड़ी सी फसल के लिए यहाँ तक लेके जाएगा तो उसको इतना खर्चा ही बैठ जाएगा ले जाने का। तो लिमिटेड रीच है, हर बड़े किसानों तक ये रीच पहुँची हुई है, लेकिन छोटे किसानों तक इसकी कोई रीच नहीं है। फिर रीजनल इम्बैलेंस क्या है? प्रोक्योरमेंट इज कंसंट्रेटेड इन फ्यू स्टेट विद वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिंग रीजनल डिस्पैरिटी। अब पंजाब हरियाणा के अंदर प्रोक्योरमेंट खूब है, क्यों कि वहाँ पे वीट और ये खूब लोग उगा रहे हैं, राइस खूब उगा रहे हैं, तो इसकी जो है सरकार ने उस हिसाब से ही वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। अदर स्टेट के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आप FCI देखिए, FCI जितना डेवलप आपको पंजाब हरियाणा में मिलेगा ना, उतना डेवलप्ड और कहीं नहीं मिलेगा। तो सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड के हिसाब से ही डेवलप किया, जितनी डिमांड होगी सरकार उसी हिसाब से इन्वेस्ट करेगी। तो अब ठीक है, धीरे धीरे सरकार भी रिफॉर्म्स ला रही है। ई नाम, जैसे ई नाम है, ई मंडी हो गई है जहाँ पे किसान मतलब बेच सकते हैं अपनी फसल, रेट्स देख सकते हैं। तो ठीक है, सरकार रिफॉर्म ला रही है धीरे धीरे, लेकिन ये चैलेंजेस हैं अभी भी। स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक, इनएडिक्वेट स्टोरेज लीड कैपेसिटी लीड टू वेस्टेज ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस। अब जो एक्सेस सरकार ने खरीद तो लिया, लेकिन खरीदने के बाद इतना सरकार के पास स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज नहीं है तो सरकार जो अनाज है वो बाहर पड़ा पड़ा मंडी में पड़ा पड़ा सड़ता है, बारिश में ख़राब होता है और वो किसी काम का नहीं रहता है ना। तो ये भी एक चैलेंज है। और इसके अंदर आप ये देखिए कॉस्ट भी सरकार को ज़्यादा लगती है। अब जैसे ये मंडी है आपकी, किसान यहाँ से यहाँ लेके आया, फिर सरकार ने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये कॉस्ट तो लगी, ये भी कॉस्ट सरकार की लगी डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर यहाँ पड़े पड़े ख़राब हो गया, बीच में लीकेज हो गया, बीच में जो करप्शन है, मान लो करप्शन से लीकेज हो गया, तो इसका भी कोई भी हिसाब किताब नहीं है सरकार को। मतलब ये देखिए नुकसान ही हो रहा है कुल मिला के। तभी तो जो सरकार ये सब्सिडी और ये जो दूसरी जो BPL और इनको जो सुविधाएं मिलती है, इसके एवज में सरकार एक मुश्त जैसे 12,000 15,000 जो देना है वो किया था कि भाई इतनी अमाउंट BPL को जैसे दे दी जाए, तो अपने हिसाब से उसको दूध चाहिए, दही चाहिए, अंडे चाहिए, जो भी चाहिए वो ले सके। अब आप दे तो रहे हो, मान लो गेहूँ दे रहे हो, अब वो उसके घर में सब चावल खाते हैं, गेहूँ का क्या करें, है ना। तो ठीक है, ये एक अमाउंट मिल जाए तो वो अपने हिसाब से उसको खर्च कर सके जहाँ भी उसको ज़रूरत है। तो ये चल रहा है, लेकिन ठीक है, ये पॉलिसीज़ हैं, ये धीरे धीरे रिफॉर्म आएंगे। तो हम MSP की जो बात कर रहे थे, MSP हमने देखा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP के चैलेंजेस देखें, MSP कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो इसमें 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो आप देखिएगा कौन MSP डिक्लेयर करता है ना, MSP का कैलकुलेशन मेथड क्या है, ये क्वेश्चन आने लायक हैं। बाकी कोई भी आपको डाउट हो, मेरे में कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए या मुझसे इसमें कोई गलती हुई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।